Hello everyone, welcome back to our channel Pedagogy Station, a one-stop solution to all your pedagogy problems. And I am your mentor Shruti, and you can read more about me from this slide. So students, as you all know, हमने pedagogy की सीरीज स्टार्ट की है और लास्ट क्लास में हमने एक बहुत ही बेसिक टॉपिक साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है। आप उस लिंक पे जाके वीडियो को देख सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो एंड आवर चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ एजुकेशनल साइकोलॉजी। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि साइकोलॉजी क्या होती है। इट इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ अ लिविंग क्रिएचर। और उसी साइकोलॉजी वर्ड के साथ अगर हम एजुकेशनल वर्ड को जोड़ देते हैं तो हमारा बन जाता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। स्टूडेंट्स, एजुकेशनल मीन्स हमारे एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड, मतलब कि जो हमारे स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं या कोई और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें हम किस तरह से साइकोलॉजी को अप्लाई करते हैं, यही हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी बताता है। सो सबसे पहले हम इसका मीनिंग देख लेते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर ऑफ द लर्नर इन रिलेशन टू एजुकेशनल एनवायरनमेंट। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर बताया है कि जो लर्नर होता है वो एक एजुकेशनल एनवायरनमेंट में किस तरह का बिहेवियर शो करता है या किस तरह के एक्सपीरियंस वो लेता है, इसी की स्टडी को एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा गया है। आगे देखते हैं। इट कंसिस्ट्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स टू ह्यूमन बिहेवियर इन एजुकेशनल सिचुएशंस। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कहा गया है कि जो हमारे साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स हैं या हमारी जो साइकोलॉजी की टेक्निक्स हैं उनको कैसे हम एक ह्यूमन बिहेवियर पे अप्लाई करते हैं एक एजुकेशनल सिचुएशन में। हमें कोई भी एक एजुकेशनल सिचुएशन हो सकता है, वो स्कूल हो या वो कॉलेज हो, तो उसमें जो हमारे ह्यूमन हैं मीन्स जो हमारे लर्नर्स हैं उनके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हम जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स या टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं वो हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी में इंक्लूड किया गया है। सो हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ साइंस ऑफ एजुकेशन, क्योंकि जैसा कि हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि साइकोलॉजी को एक साइंस माना गया है, क्योंकि साइंस भी रीजंस पर बेस्ड है, ऐसे ही साइकोलॉजी भी रीजंस पर बेस्ड है, इसलिए इसको साइकोलॉजी को साइंस माना गया है। तो हम कह सकते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है ये भी एक तरह की साइंस है। किसकी साइंस है? एजुकेशन की साइंस है। एजुकेशन मतलब हमारा जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलता है, हमारे लर्नर्स या हमारे टीचर्स, तो ये सब कुछ एजुकेशन में हमने इंक्लूड किया है। सो स्टूडेंट्स, बेसिकली एजुकेशनल साइकोलॉजी के दो एस्पेक्ट्स हैं, एक है प्योर एस्पेक्ट और एक है अप्लाइड एस्पेक्ट। अब हम देख लेते हैं कि दोनों एस्पेक्ट्स में किस चीज़ को इंक्लूड किया गया है। सो जो प्योर एस्पेक्ट्स हैं इसमें लिखा है कि इट फॉर्मुलेट्स ब्रॉड प्रिंसिपल्स, ब्रिंग्स आउट थ्योरीज एंड सजेस्ट्स टेक्निक्स फॉर द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। सो स्टूडेंट्स, जो हमारा प्योर एस्पेक्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी का, उसमें जो भी हमारे साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स बनते हैं या कोई भी नई थ्योरी आती है या कोई भी नई टेक्निक बनती है वो हम प्योर एस्पेक्ट में डालते हैं। और ये थ्योरीज़ और टेक्निक्स किस चीज़ के लिए बनाई जाती हैं? फॉर द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। एक ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए ये थ्योरीज़ बनाई जाती हैं। सो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्योर एस्पेक्ट है इसमें सारा साइकोलॉजी का थ्योरेटिकल पार्ट डाला जाता है। अब हम देख लेते हैं कि अप्लाइड एस्पेक्ट में क्या है। यहाँ पर अप्लाइड एस्पेक्ट में जो भी हमारे प्योर एस्पेक्ट्स हैं उनको एक प्रैक्टिकल फॉर्म मिल जाती है, यानी कि जो भी हमने प्योर एस्पेक्ट्स में हमने जो भी हमारी थ्योरीज या प्रिंसिपल्स बनाए हैं वो उनको हम अप्लाइड एस्पेक्ट में उन प्रिंसिपल्स को हम अप्लाई करते हैं। किस सिचुएशन में? एक एजुकेशनल सिचुएशन में हम प्योर एस्पेक्ट्स को जब अप्लाई कर देते हैं तो वो एस्पेक्ट्स अप्लाइड एस्पेक्ट्स बन जाते हैं। सो अब देख लेते हैं अप्लाइड एस्पेक्ट्स में क्या है। द प्योर एस्पेक्ट्स गेट्स प्रैक्टिकल हियर। जो प्योर एस्पेक्ट्स हैं, जो हमने थ्योरीज बनाई थी, वो यहाँ पर प्रैक्टिकली यूज़ की जाती हैं। मतलब एक एजुकेशनल सिचुएशन में लर्नर्स के ऊपर उन थ्योरीज को अप्लाई किया जाता है।
द थियरीज फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड इन द एजुकेशनल सिचुएशंस। थियरीज फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स को एजुकेशनल सिचुएशन में अप्लाई किया जाता है। आगे देखते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है इसका नेचर क्या है। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जो साइकोलॉजी है उसका नेचर क्या था कि वो साइंटिफिक है, इट इज़ साइंटिफिक इन नेचर। ऐसे ही जो हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी है ये भी साइंटिफिक इन नेचर है। सो फर्स्ट पॉइंट कहता है कि इट इज़ साइंटिफिक इन नेचर, मीन्स कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का नेचर साइंटिफिक है, मतलब कि ये कारणों पर बेस्ड है, ये रीजंस पर बेस्ड है, ये ऐसे ही फैक्चुअल डेटा को बिलीव नहीं करता। सो हम कह सकते हैं कि इट इज़ साइंटिफिक इन नेचर। सेकेंड पॉइंट कहता है इट इज़ एन अप्लाइड ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। अब स्टूडेंट, साइकोलॉजी के अंदर क्या आता है? थियरीज आती हैं, फैक्ट्स आते हैं, प्रिंसिपल्स आते हैं, लेकिन वो सब भी किसी न किसी रीज़न के बाद ही थियरीज बन के आई हैं। कोई भी एक स्पेसिफिक बिहेवियर के पीछे कोई रीज़न होता है, उसके बाद ही वो थियरीज बनी है। तो हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे लॉज हैं या जो भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं साइकोलॉजी के, उनको एजुकेशनल साइकोलॉजी में अप्लाई किया जाता है, उनको प्रैक्टिकली यूज़ किया जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है ये अप्लाइड ब्रांच है किसकी? साइकोलॉजी की। नेक्स्ट इज इट इज़ लिमिटेड टू द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ पीपल। हमने देखा था कि जो साइकोलॉजी है उसका एरिया बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत दूर तक फैली हुई है साइकोलॉजी, जिसका कि कोई एंड नहीं है। लेकिन जो हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी है ये बहुत लिमिटेड एरिया तक सीमित है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक एजुकेशनल एनवायरनमेंट तक काम करती है, प्लस जो हमारे लर्नर्स होते हैं, जो हमारे प्यूपिल होते हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, सिर्फ उन्हीं के बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो स्कोप है, जो इसका फैलाव है, वो बहुत ज़्यादा सीमित है। कहाँ तक सीमित है? सिर्फ एक एजुकेशनल एनवायरनमेंट तक। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट देखते हैं। इट इज़ नॉट अ परफेक्ट साइंस सिंस इट डील्स विद द ह्यूमन बिहेवियर विच इज़ डायनामिक एंड अनप्रिडिक्टेबल। अब हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी को साइंस तो माना है, लेकिन इसको हम परफेक्ट साइंस नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि जो एक परफेक्ट साइंस होती है वो आप उस साइंस में आप कितने भी एक्सपेरिमेंट्स कर लो या कुछ भी सिचुएशन दे दो, हर बार आपको रिजल्ट सेम मिलता है। लेकिन एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम लर्नर्स के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, तो जो लर्नर्स का बिहेवियर है वो कभी भी सेम नहीं रहता, वो हमेशा चेंज होता है। सिचुएशन भले ही सेम हो, लेकिन सेम सिचुएशन में बिहेवियर हमेशा अलग अलग पाया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एक छोटे बच्चे ने स्कूल में एडमिशन लिया। जैसे ही उसने एडमिशन लिया और वो फर्स्ट डे स्कूल आया तो वो आते ही रोने लगा। अब रीज़न क्या था इसके पीछे? कि उस बच्चे का स्कूल में मन नहीं लगा, ना उसको स्कूल आना पसंद था। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ 10 दिन 15 दिन के बाद वो बच्चा स्कूल में आके एंजॉय करने लगा और ना वो रोया। तो हमने देखा कि सिचुएशन आज भी वही है, स्कूल आज भी वही है, टीचर आज भी वही है और बच्चे आज भी वही हैं, लेकिन उस बच्चे का जो बिहेवियर है वो 10 to 15 डेज़ में ही बदल गया है। तो हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो डायनामिक है नेचर में। तो इसीलिए एजुकेशनल साइकोलॉजी को एक परफेक्ट साइंस नहीं मानी गई। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है, जो कि हर बार हर सेम सिचुएशन में एक अलग रिजल्ट शो करती है। इसलिए इसको एक परफेक्ट साइंस नहीं माना गया है। देयरफॉर इट कैन नॉट क्लेम एग्जैक्टनेस एंड वैलिडिटी एज क्लेम्ड बाय अदर साइंसेस। जैसे और साइंसेस एक एग्जैक्टनेस और वैलिडिटी को क्लेम करती हैं, ऐसे ये उस एग्जैक्टनेस को क्लेम नहीं करती है, क्योंकि सेम सिचुएशन में हर बार आपको एक अलग रिजल्ट मिलता है। इसलिए ये जो है एक परफेक्ट साइंस नहीं मानी गई है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं कि स्कोप क्या है एजुकेशनल साइकोलॉजी के। तो हमने देखा कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है, क्योंकि वो एक एजुकेशनल एनवायरनमेंट तक ही सीमित है, वो एक लर्नर तक ही सीमित है। तो हम कह सकते हैं कि जो इसका स्कोप है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। क्यों?
क्योंकि ये एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस तक ही सीमित है, एक एजुकेशनल एनवायरनमेंट तक ही सीमित है, जैसा कि फर्स्ट पॉइंट कहता है, लिमिटेड टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड एजुकेशनल एनवायरनमेंट। जो भी इसके अंदर हम बिहेवियर को स्टडी करते हैं वो एक स्कूल की या एक कॉलेज के चार दीवारी के अंदर ही हम उसको स्टडी करते हैं। आगे सेकंड पॉइंट देखते हैं कि अब ये जो हमने बोला है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और एजुकेशनल एनवायरनमेंट तक ही सीमित है एजुकेशनल साइकोलॉजी का स्कोप, तो अब इसमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और एजुकेशनल एनवायरनमेंट में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। इसमें इंक्लूडेड हैं फर्स्ट लर्नर और प्यूपिल, सेकंड इज़ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, थर्ड इज़ लर्निंग प्रोसेस, फोर्थ इज़ लर्निंग एनवायरनमेंट एंड फिफ्थ इज़ द टीचर। अब इनके बारे में हम ब्रॉड में पढ़ लेते हैं। सो फर्स्ट हमने देखा कि एक लर्नर, तो एक लर्नर पे कैसे एजुकेशनल साइकोलॉजी काम करती है। सो फर्स्ट पॉइंट सेज नोइंग द लर्नर एंड यूजिंग टेक्निक्स टू नो हिम मोर, कि एक जो लर्नर है सबसे पहले उसको जानना पड़ेगा और कुछ कुछ ऐसी टेक्निक्स का भी यूज़ करना पड़ेगा जिससे हम उस लर्नर के बारे में और ज़्यादा जान सकें। सेकेंड इज़ नोइंग इनेट एबिलिटीज़ एंड कैपेसिटीज़ ऑफ इंडिविजुअल, कि जो लर्नर है उसके अंदर क्या खूबियाँ हैं या उसकी काबिलियत हैं उनको जानना। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एक क्लास में बहुत तरह के बच्चे आते हैं, हर एक का कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं, तो उन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझना। ओवर्ट एंड कोवर्ट बिहेवियर, स्टूडेंट्स ओवर्ट होता है जो एक्सटर्नल बिहेवियर कोई भी इंसान दिखाता है, और कोवर्ट बिहेवियर होता है जो इंसान इंटरनली बिहेव करता है जो कि बाहर की दुनिया को नहीं दिखते हैं। तो ऐसे बिहेवियर को भी समझना, ओवर्ट एंड कोवर्ट बिहेवियर को समझना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एट ऑल स्टेजेस, और हर एक स्टेज पर उसके जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको समझना। एजुकेशनल साइकोलॉजी इन सब चीज़ों को समझने में एक लर्नर के बारे में हमारी हेल्प करती है। आगे देखते हैं लर्निंग एक्सपीरियंस में कैसे हेल्प करती है। सजेस्ट टेक्निक्स ऑन एक्वायरिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, कि जो हम लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनको प्रोवाइड कराने के लिए क्या हम टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं, क्या हम मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं, किन किन चीज़ों का हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो सब हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी से पता चलती है। Second is helps in the selection of the desirable type of experiences for the learner. अब सेकेंड प्रॉब्लम क्या है कि एक बच्चा होता है, हम हर एक बच्चे को सेम समझते हैं, लेकिन एक क्लास में भी अलग अलग तरह के अलग अलग मेंटल लेवल के बच्चे आते हैं। तो एक क्लास के अकॉर्डिंग सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए उन बच्चों के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग जो भी हमने उनको टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस देना है उस लेवल को, उस एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए, हमें उन बच्चों के लेवल को ध्यान में रखते हुए वही कंटेंट उन बच्चों तक पहुंचाना चाहिए। तो अब उन लेवल के बच्चों तक क्या कंटेंट पहुंचेगा, उस कंटेंट के सिलेक्शन में एजुकेशनल साइकोलॉजी हमारी हेल्प करती है। उसी कंटेंट को सेलेक्ट करने में एजुकेशनल साइकोलॉजी हमारी हेल्प करती है कि इस लेवल के बच्चे को इतना कंटेंट पढ़ाना चाहिए। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का लर्निंग एक्सपीरियंस में ये भी हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस में आता है फर्स्ट इट डील्स विद हाउ टू टीच द लर्नर्स, कि लर्नर्स को किस तरह से पढ़ाया जाए। क्या वो प्लेवे मेथड से ज़्यादा अच्छे से समझेंगे या वो लेक्चर मेथड से ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। तो किस वे में बच्चों को पढ़ाया जाए कि जो हमारी टीचिंग है वो इफ़ेक्टिव हो। सेकेंड इज़ comprises of topics like laws, principles and theories of learning। तो इसमें हमारा आ जाता है कि जो लॉज हैं या जो प्रिंसिपल्स हैं या थियोरीज हैं लर्निंग की, कि अगर जो बच्चे हैं वो लर्निंग किस तरह से करते हैं, उनके पीछे क्या क्या लॉज हैं, उसकी नॉलेज एक टीचर को होनी चाहिए। तो ये भी एक टीचर को एजुकेशनल साइकोलॉजी के द्वारा ही पता चलती है। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, कि कोई कॉन्सेप्ट फॉर्म होता है तो उसके पीछे क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं, इसके बारे में टीचर को नॉलेज होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि अगर बच्चों को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको किस वे में सॉल्व करा जाए।
वेज एंड मीन्स ऑफ इफ़ेक्टिव लर्निंग, कि अगर हम उनको लर्निंग करा तो रहे हैं, लेकिन क्या एक्चुअल में बच्चा कुछ लर्न कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो एक इफ़ेक्टिव लर्निंग होनी चाहिए, तो उसके पीछे क्या क्या वेज़ हैं, क्या तरीके हम अपना सकते हैं, तो ये सब भी हमारे एजुकेशनल साइकोलॉजी से हमें पता चलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं लर्निंग एनवायरनमेंट। फर्स्ट इज इट फोकस ऑन एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड लर्निंग सिचुएशंस बिटवीन लर्नर एंड टीचर। एक लर्नर और टीचर के बीच में तीसरी चीज़ क्या रह जाती है कि उनके चारों तरफ का एनवायरनमेंट कैसा है, क्या वो पढ़ने लायक है, क्या चारों तरफ से शोर शराबा तो नहीं आ रहा है, क्या क्लासरूम में जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो सब अच्छे से है, क्या क्लासरूम में बोर्ड अच्छा है, क्या क्लासरूम में चार्ट्स वगैरह लगे हैं या मॉडल्स वगैरह हैं। तो ये हमारा जो है ये एक एनवायरमेंटल फैक्टर या लर्निंग सिचुएशन में इंक्लूड हो जाता है। तो ये भी हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी से समझ आता है कि एक अच्छे टीचिंग के लिए किस तरह का एनवायरनमेंट क्लास में होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ फॉर एग्जांपल क्लासरूम एनवायरनमेंट, ग्रुप डायनामिक्स। क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, अगर छोटा बच्चा है तो कलरफुल क्लासेस हों, चार्ट्स लगे हों, फ्रूट्स के चार्ट्स हों, वेजिटेबल्स के चार्ट्स हों, मॉडल्स हों, या बच्चों के खेलने के लिए बॉल्स वगैरह हों, इस तरह का क्लासरूम एनवायरनमेंट में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट इज़ ग्रुप डायनामिक्स, कि एक अगर हम कोई ग्रुप में काम करवा रहे हैं तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ हमारे रूल्स होते हैं कि हम जो है अलग अलग तरह के बच्चों को इकट्ठा करके एक ग्रुप बनाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे इंटेलिजेंट का एक ग्रुप है, सारे वीक स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, नहीं। मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेंटल लेवल ऑफ स्टूडेंट्स होना चाहिए। अलग अलग मेंटल लेवल के स्टूडेंट्स हैं, उन सबको मिक्स करके एक ग्रुप बनाना चाहिए। तो इस तरह की ग्रुप डायनामिक्स की जो नॉलेज है वो भी एक टीचर को होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ टेक्निक्स एंड एड्स विच फैसिलिटेट लर्निंग। ये तो बहुत कॉमन सी बात है कि हमें इस तरह की एड्स या इस तरह की टेक्निक्स को यूज़ करना चाहिए, टीचिंग एड्स बनाने चाहिए, जिससे कि जो हम लर्निंग बच्चों को करा रहे हैं वो हमारी इफ़ेक्टिव हो सके। इफ़ेक्टिव हो सके मतलब कि बच्चा कुछ सीख सके, ऐसा ना हो कि टीचर आई है बोल के चली गई, बच्चों को कुछ समझ नहीं आया। तो इस तरह के टेक्निक या इस तरह के टीचिंग एड टीचर को यूज़ करनी चाहिए कि वो जो भी पढ़ा रही है वो बच्चों को अच्छे से समझ आए। लास्ट इज़ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। अगर किसी बच्चे को किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी अच्छे से गाइडेंस की जाए, उसको अच्छे से काउंसलिंग दी जाए कि उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सके। सो ये भी हमारा लर्निंग एनवायरनमेंट में ही इंक्लूडेड है। नेक्स्ट देख लेते हैं टीचर। नाउ लास्ट इज़ द टीचर विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, बिकॉज़ एक टीचर ही है जो कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का क्लासरूम में यूज़ करती है। तो इसलिए टीचर जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी का। सेकेंड इज़ इट एम्फसाइजेज द नीड ऑफ नोइंग द सेल्फ फॉर अ टीचर टू प्ले हिज रोल प्रॉपरली इन एजुकेशन प्रोसेस, कि जब वो एक एजुकेशन प्रोसेस में जा रही है उससे पहले एक टीचर को खुद को जानना पड़ेगा। एक टीचर को पता होना चाहिए कि उसकी क्या पर्सनालिटी है, उसको कितनी नॉलेज है, उसको आज क्या पढ़ाना है। तो वो खुद के बारे में भी एक टीचर को जानना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करती है एक टीचर को खुद के बारे में जानने में। थर्ड इज़ थ्रोज लाइट ऑन एसेंशियल पर्सनैलिटी ट्रेट्स। एक टीचर को पता होना चाहिए कि एक टीचर के अंदर क्या पर्सनैलिटी ट्रेट्स होने चाहिए, एक टीचर के क्या क्या इंटरेस्ट्स हैं वो भी पता होने चाहिए। एप्टीट्यूड्स मीन्स कि एक टीचर के माइंड में क्या क्या चलता है या उसका मेंटल लेवल कितना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफ़ेक्टिव टीचिंग, कि अगर आपको एक इफ़ेक्टिव टीचिंग करनी है तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक अच्छी टीचिंग की क्या क्या खूबियाँ होती हैं। अगर वो खूबियाँ उस टीचर को पता होगी तो डेफिनेटली उसकी टीचिंग इफ़ेक्टिव होगी। सो एट्सेट्रा, सो एज टू इंस्पायर हिम टू बिकम अ सक्सेसफुल टीचर। तो अगर इन सब चीज़ों की नॉलेज एक टीचर को होगी जो कि उसको एजुकेशनल साइकोलॉजी के थ्रू मिलती है, तो उसके बाद वो खुद से ही उसको एक इंस्पिरेशन मिलेगी कि वो एक सक्सेसफुल टीचर बने। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स यही सब था एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में। अब जो भी हमने आज पढ़ा है उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देख लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फिल इन द ब्लैंक।
Educational psychology is the study of the experiences and behavior of the learner in relation to dash. तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो क्या है, एक लर्नर के बिहेवियर को स्टडी करना, किसके रिलेशन में, ए होम एनवायरनमेंट, बी एजुकेशनल एनवायरनमेंट, सी हॉस्पिटल एनवायरनमेंट या डी मार्केट एनवायरनमेंट. सो स्टूडेंट्स द करेक्ट आंसर इज बी एजुकेशनल एनवायरनमेंट, कि एजुकेशनल एनवायरनमेंट में एक लर्नर किस तरह का बिहेवियर शो करता है या किस तरह के एक्सपीरियंसेस लेता है, उसी को ही स्टडी करना एजुकेशनल साइकोलॉजी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू. ये अगेन जो DSSP का लेटेस्ट पैटर्न है क्वेश्चंस का, उसी पे ही बेस्ड ये क्वेश्चन है. आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ सोशल इन नेचर. कि एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसका नेचर सोशल है. इट इज़ फॉल्स बिकॉज हमने पढ़ा है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो नेचर है वो साइंटिफिक है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग. सेकेंड स्टेटमेंट इज़ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ एन अप्लाइड ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी. ये हमने पढ़ा था कि जो हमारे साइकोलॉजिकल लॉज या प्रिंसिपल्स हैं उनको जब हम अपने एजुकेशनल सिचुएशन में अप्लाई करते हैं तो उसको अप्लाई करने के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करती है. तो हम कह सकते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ एन अप्लाइड ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी. सो सेकेंड स्टेटमेंट इज़ ट्रू एंड फर्स्ट इज़ फॉल्स. सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, दैट इज़ ओनली 2. So question number 3, which of the following is not included in the teaching learning process and educational environment of educational psychology. So students हमने पढ़ा था कि जो educational psychology में जो teaching learning process या educational environment है उसमें हम कुछ चीज़ों को इंक्लूड करते हैं. तो अब आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी वो चीज़ है जो कि हम इस एजुकेशनल साइकोलॉजी के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और एजुकेशनल एनवायरनमेंट में इंक्लूड नहीं करते हैं. सो दैट इज़ ए टीचर, बी लर्नर, सी लर्निंग प्रोसेस या फिर डी पेरेंट्स. सो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर इज़ डी पेरेंट्स. बाकी उसके अलावा तीनों ऑप्शंस हम लोग इंक्लूड करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. ध्यान देने वाली बात है, नॉट ट्रू अबाउट एजुकेशनल साइकोलॉजी. सो अगेन 2 स्टेटमेंट्स आपको दी गई है. आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में ट्रू नहीं है. सो फर्स्ट इज इट इज़ अ परफेक्ट साइंस. सो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि एजुकेशनल साइकोलॉजी एक परफेक्ट साइंस नहीं है क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है जो कि डायनामिक है, जो कि चेंज होता रहता है. इसलिए एजुकेशनल साइकोलॉजी एक परफेक्ट साइंस नहीं है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. सो दैट इज़ फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू. सेकेंड इज़ इट इज़ लिमिटेड टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड एजुकेशनल एनवायरनमेंट. सो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो स्कोप है वो बहुत लिमिटेड है. और कहाँ तक लिमिटेड है? ये लिमिटेड है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस तक और एजुकेशनल एनवायरनमेंट तक ही. सो सेकेंड स्टेटमेंट हमारी ट्रू है. सो करेक्ट आंसर इज आंसर ए, ओनली 1. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. सो करेक्ट आंसर इज ओनली 1. लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, which of the following is not considered as learning environment. सो स्टूडेंट्स हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी लर्निंग एनवायरनमेंट में. सो अभी हमने बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो कि लर्निंग एनवायरनमेंट में कंसिडर नहीं किया जाता है. सो दैट इज़ ए क्लासरूम क्लाइमेट, बी ग्रुप डायनामिक्स, सी टीचिंग टेक्निक्स एंड एड्स एंड डी इज़ टीचर्स फैमिली. सो स्टूडेंट्स हमने देखा था कि टीचर्स फैमिली को लर्निंग एनवायरनमेंट में हमने कंसिडर नहीं किया था. सो द करेक्ट आंसर इज़ डी, टीचर्स फैमिली. सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो. और अगर आपको कोई भी डाउट है वीडियो में या आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ ना आया हो तो आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं. हम आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे. और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा
और डाउट्स अपने कमेंट सेक्शन में छोड़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।